Hello, welcome to Advisor. Today we are going to discuss some multiple choice questions of chapter number 10, that is cell cycle and cell division of class 11th NCERT biology. So let's start. Question number 1, meiosis results in diploid organism. Diploid organism में meiosis की वजह से क्या होता है? तो आपको पता है कि meiosis सबसे पहले होता क्या है? इट्स अ रिडक्शनल डिविजन. कैसा डिविजन है ये? रिडक्शनल डिविजन. रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें जो क्रोमोसोम नंबर है दैट रिड्यूसेस टू हाफ द गैमीट्स. ठीक है, हाफ इन गैमीट्स. ठीक है. डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म क्या है? जैसे ह्यूमन है 2n, ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है. तो हमारा 2n है, हम मियोसिस, उसके अंदर जब मियोसिस होती है तो 2n विल कन्वर्ट इनटू, मियोसिस होगी तो यानी कि रिडक्शन होगा, 2n विल कन्वर्ट इनटू n एंड दैट इज हैप्लॉइड. इसको हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड. ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर क्या है? ह्यूमन का क्रोमोसोम नंबर है 46. ठीक है. तो जब उसमें मियोसिस होता है, जब उसमें गैमीट्स बनते हैं, मेल में जैसे स्पर्म बना है या फीमेल में जैसे ओवा बन रही है, तो वो ओवा या जो स्पर्म है दैट इज अ हैप्लॉइड गैमीट. ठीक है, सेक्स गैमीट है. वो जो हैप्लॉइड गैमीट है उसका अगर प्लॉइडी लेवल आप देखें तो उसका प्लॉइडी लेवल होगा 23, क्योंकि गैमीट बनने में यानी कि जर्म सेल में मियोसिस अकर होता है. ठीक है. तो यहाँ पूछ रहा है कि रिजल्ट्स इन डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म इसमें से क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स, अभी जस्ट बताया आपको कि आपके मेल गैमीट्स, फीमेल गैमीट, ये सब बनते हैं, तो गैमीट्स का फॉर्मेशन तो होता है. रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, यस, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो जा रहे हैं. 2n से n बन रहा है, क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस हो रहा है. इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशन, क्योंकि आपके मियोसिस में आपको पता है स्टेजेस, कई सारे स्टेजेस होते हैं, उसमें जो आपका पैकेटीन स्टेज है उस टाइम पे क्रॉसिंग ओवर होता है, और क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या होगा? मैटरनल का कुछ पार्ट पैटर्नल में एंड पैटर्नल का कुछ पार्ट मैटरनल में आ जाता है, जिसके वजह से वेरिएशंस हो जाते हैं, और ये जो है डिफरेंस ले आती है. मदर और फादर से बच्चा जो है थोड़ा सा डिफरेंट होता है. तो ये एक तरीके का पॉजिटिव थिंग है इन द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो वेरिएशंस भी आते हैं इसमें. तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 2, एट विच स्टेज ऑफ मियोसिस, मियोसिस के कौन से स्टेज में डज द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गैमीट्स इज फाइनली डिसाइडेड? जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है जिसमें जो आपके जेनेटिक यानी एक तरीके से एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हो जा रहा है. ठीक है, एक्सचेंज भी हो जाए और उसके साथ साथ वो अलग अलग डिवाइड भी हो जाए. ठीक है, तो वो यहाँ पे होता है एनाफेज 1 में. किसमें हो रहा है? एनाफेज 1 में. जैसे यहाँ पे आप स्टेजेस देखिए, इंटरफेज में सिंपली कंडेंस्ड फॉर्म में है. यहाँ पे आपका जो है प्रोफेज में देखिए, यहाँ पे और ज्यादा कंडेंस हो गया. मेटाफेज में धीरे धीरे ये लाइन में आ गया है, यानी मेटाफेज में आपको किसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन नहीं हो रहा है, यानी गैमीट्स जो बन गए हैं वो अलग नहीं हुए ना मेटाफेज में एक लाइन में है. यहाँ पे देखिए एक लाइन में है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मेटाफेज प्लेट कहते हैं. ठीक है, एनाफेज के टाइम पे जो जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है एनाफेज के टाइम पे सेपरेट हो जाता है. ये दोनों क्या है? ये दोनों एक दूसरे के लिए होमोलॉगस क्रोमोसोम है. होमोलॉगस क्रोमोसोम, होमोलॉगस क्रोमोसोम, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 है तो इसके सामने भी क्रोमोसोम नंबर 1 ही होगा. ये 1 है किसका? मैटरनल का, तो ये 1 होगा किसका? पैटर्नल का. मैटरनल और पैटर्नल के जो करस्पॉन्डिंग जो उसके क्रोमोसोम होते हैं, होमोलॉगस जो होते हैं, वही उनके सामने आते हैं और उन्हीं में ही इस तरीके से क्रॉसिंग ओवर हो जाता है. ठीक है, हमेशा होमोलॉगस क्रोमोसोम में यानी कि नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में ही हमेशा क्रॉसिंग ओवर होगा, प्लाज्मेटा बनेगा. ठीक है, तो यहाँ पे आपका एनाफेज 1 में देखिए ये सेपरेट हो रहा है. ठीक है, ये सेपरेट हो गया है, बल्कि बस आपका यहाँ पे जो है सेल डिवीजन नहीं हुआ, यानी कि जो सेल है वो डिवाइड नहीं हुई है. तो एनाफेज को आप कह सकते हो कि यहाँ पे जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन जो है गैमीट्स, ये फाइनली डिसाइड हो जाता है एनाफेज 1 में, ना तो मेटाफेज 2 में, ना तो मेटाफेज 1 में. और एनाफेज 2 यहाँ पे तो सारी चीजें ऑलरेडी हो चुकी है, यहीं पे हो गई ऑलरेडी सारी चीजें, तो एनाफेज 2 तक तो पहुंचती ही नहीं है. तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 3, मियोसिस अकर्स इन ऑर्गेनिज्म ड्यूरिंग, किस टाइम पे मियोसिस होती है या किसमें मियोसिस होती है? ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ठीक है, जर्म सेल लिखा होता तो जर्म सेल विल बी योर आंसर. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका मियोसिस होता है, और किसमें भी आपका मियोसिस नहीं हो रहा है. गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है मियोसिस में, वेरिएशंस का फॉर्मेशन होता है मियोसिस में. ठीक है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, इट्स अ काइंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन.
ठीक है, ये एसेक्सुअल में होता है, ये एक एसेक्सुअल का पार्ट है, ये प्लांट्स में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सी है बोथ सेक्सुअल एंड वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, नहीं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन नन ऑफ द अबव, नहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विल बी योर करेक्ट आंसर। Question number 4. During anaphase 1 of meiosis, option homologous chromosomes separate, non-homologous chromosomes separate, sister chromatids separate और non-sister chromatids separate। देखिए, जब एनाफेज 1 होता है तो आपको पता है कि एनाफेज 1 में क्या होता है। यहाँ पे देखिए एनाफेज 1 में आपको जो है होमोलॉगस क्रोमोसोम दिख रहे हैं। एनाफेज 1 में आपको कैसे क्रोमोसोम दिख रहे हैं, यहाँ पे आपको होमोलॉगस क्रोमोसोम दिख रहे हैं, होमोलॉगस क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे होमोलॉगस क्रोमोसोम दिख रहे हैं तो वो ही आपके सेपरेट होते हैं। ठीक है, ये आपके सेपरेट हो रहे हैं। नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम नहीं, नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम तो एक दूसरे के सामने ही नहीं आएंगे, सेपरेट कैसे होंगे, ये नहीं होगा। सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं लेकिन एनाफेज सेकंड में सिस्टर क्रोमैटिड सेपरेट होते हैं। पहले तो इस तरीके से देखिए, ये आपका क्रोमोसोम है, बीच में सेंट्रोमियर है और ये भी आपका क्रोमोसोम है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के होमोलॉगस है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के होमोलॉगस है। मान लीजिए क्रोमोसोम नंबर 1 है ये, तो ये भी क्रोमोसोम नंबर 1 होगा। ये है मैटरनल का, तो ये है पैटर्नल का। इस ऊपर वाले आर्म को हम कहते हैं पी आर्म, दोनों ही पी आर्म, और जो नीचे वाली आर्म है इसको हम कहते हैं क्यू आर्म। ठीक है, क्यू आर्म। तो ये दोनों जब एक दूसरे के सामने आएंगे तो एनाफेज 1 में तो यही सेपरेट हो रहे होते हैं, ये पूरा ये जो है एक सेल में चला जाता है और यहां से ये वाला जो है ये दूसरे सेल में चला जाता है। तो ये तो काम होता है किसमें, एनाफेज 1 में। ठीक है, एनाफेज 2 में क्या होता है, एनाफेज 2 में ये क्रोमोसोम है ना, ठीक है, ये एक है। अब देखिए, अगर जब सेपरेट हो जाएंगे तो एक सेल के अंदर, अगर मैं एक सेल की बात करूं तो एक सेल में तो ये अकेला ही क्रोमोसोम है, तो अब इसको सेपरेट करना होगा। तो अब यहां से क्या होगा, बीच से सेंट्रोमियर से ये डिवाइड होगा और उसके बाद सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है वो सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग सेल में सिस्टर क्रोमैटिड्स चले जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये अलग सेल में और इस तरीके से अलग सेल में। तो सिस्टर क्रोमैटिड्स कब सेपरेट होते हैं, एनाफेज 2 में। फिलहाल यहाँ पे जो आंसर होगा, ड्यूरिंग एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस होमोलॉगस क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय। माइटोसिस क्या है, माइटोसिस जो है वो इक्वेशनल डिवीजन है, यानी कि 2n, अगर मान लीजिए सेल है वो 2n है और उसमें माइटोसिस हुआ। ठीक है, ये सोमैटिक सेल्स में होता है माइटोसिस, उसमें माइटोसिस हुआ तो उसका क्रोमोसोम नंबर अभी भी 2n ही रहेगा। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होते, वो मियोसिस में होता है। ठीक है, रिडक्शनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन, एक और चीज बताऊं, आपका जो मियोसिस होता है इट्स अ 2 स्टेप प्रोसेस। एक होता है मियोसिस 1 एंड द सेकंड वन इज मियोसिस 2। मियोसिस 1 स्पेसिफिकली जो है वो रिडक्शनल डिवीजन होता है, क्योंकि सिर्फ मियोसिस 1 में आपका जो क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ होता है, लेकिन मियोसिस 2 में क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं होता। क्रोमोसोम नंबर जो भी बन गया है मियोसिस 1 में वही जस का तस रहता है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको जो पेरेंट है उसका 2n है, तो जब मियोसिस 1 होगा तो वो बन जाएगा n, और जब मियोसिस 2 होगा तो वो n का n ही रहेगा, n/2 नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो मियोसिस 2 को आप कह सकते हो इक्वेशनल डिवीजन। ठीक है, कह सकते हो इक्वेशनल डिवीजन, और इट इज इक्वल टू माइटोसिस। माइटोसिस के जैसा ही होता है मियोसिस सेकंड। ठीक है, तो यहाँ पूछा है माइटोसिस इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिडक्शन डिवीजन, नहीं इक्वेशनल डिवीजन या इक्वल डिवीजन, करेक्ट। बोथ रिडक्शन इक्वेशनल नहीं, पेयरिंग ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम तो आपके माइटोसिस में बनते ही नहीं, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, अ बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस 1 कंसिस्ट ऑफ। देखिए, आपका जो मियोसिस 1 है उसमें कई स्टेप्स होते हैं, जैसे कि प्रोफेज, ठीक है, प्रोफेज 1, फिर मेटाफेज 1, फिर है एनाफेज 1, और फिर है टीलोफेज 1। ठीक है, प्रोफेज से मेटाफेज, मेटाफेज से एनाफेज, एनाफेज से टीलोफेज। प्रोफेज में 5 स्टेप्स होते हैं, प्रोफेज में 5 स्टेप्स होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन और डाइकेनेसिस। इस तरीके से 5 स्टेप्स होते हैं। ठीक है, तो जो आपका बाइवेलेंट है ना, वो बाइवेलेंट जाइगोटीन स्टेज में होता है। लेप्टोटीन स्टेज में तो एकदम कंडेंस्ड फॉर्म में रहेगा,
ठीक है। जाइगोटीन स्टेज में होमोलॉगस की पेयरिंग होगी और वहां पे सिनेप्सिस, देखिए अगर पूछा जाए सिनेप्सिस कब बनती है, जाइगोटीन स्टेज, ठीक है। बाइवेलेंट कब बनता है, जाइगोटीन स्टेज, यहाँ पे मैं लिख दूं सिनेप्सिस कब बन रही है, जाइगोटीन। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बन रहा है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है, जाइगोटीन स्टेज, ठीक है। बाइवेलेंट कब बनता है, जाइगोटीन स्टेज। टेट्राड स्टेज कब बनता है, जाइगोटीन स्टेज, ठीक है। ये सारी चीजें जाइगोटीन में होती है, ठीक, ये चारों चीजें जाइगोटीन में होती है। अब देखिए जो बाइवेलेंट और जो टेट्राड है ना, दोनों सेम ही चीज है। क्या होता है, होमोलॉगस की पेयरिंग होती है, यहाँ पे सिनेप्सिस हुई, दोनों जो आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम है वो एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, इतने क्लोज आते हैं, इतने क्लोज आते हैं कि उन दोनों का आपस में एक दूसरे में क्रॉसिंग ओवर होने लगता है, ठीक है। यानी कि मान लीजिए ये ब्लू वाला मैटर्नल है और ये पर्पल वाला पैटर्नल है, तो मैटर्नल अपना कुछ जीन्स जो है वो पैटर्नल को दे देगा और पैटर्नल अपना कुछ जीन जो है मैटर्नल में दे देगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, दोनों एक दूसरे में उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया जीन्स, तो अब मैटर्नल के पास कुछ हिस्सा पैटर्नल का रह गया और पैटर्नल के पास कुछ हिस्सा मैटर्नल का रह गया। तो इस तरीके से ये जो क्रोमैटिड्स बने, मैं इस क्रोमैटिड की बात कर रही हूँ, ये जो दोनों क्रोमैटिड्स बने ये कैसे क्रोमैटिड हैं, रिकॉम्बिनेंट क्रोमैटिड, ठीक है। तो ये बाइवेलेंट है ना, इसी को हम टेट्राड स्टेज पे कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप इस तरीके से चार फॉर्म में, यानी कि एक तरीके से फ्लावर बुके जैसा स्टेज ये बनता है, टेट्राड स्टेज सिनेप्सिस करते दौरान। तो ये आपका सब जाइगोटीन स्टेज में ही होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्रॉसिंग ओवर लिखा है, ये क्रॉसिंग ओवर कब होता है, ये पैकेटीन स्टेज में होता है। कौन सा स्टेज है, पैकेटीन। तो पैकेटीन स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। और इसी स्टेज में आपका क्याजमेटा का फॉर्मेशन, ये जो बना है ना, ये एक तरीके का क्याजमेटा है, क्याजमा फॉर्मेशन या क्याजमेटा या क्याजमा फॉर्मेशन, ये सब आपका जो है पैकेटीन स्टेज में होता है। फिर आपका डिप्लोटीन स्टेज में धीरे धीरे डिसोल्यूशन हो जाता है, किसका, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का, भी खुल जाते हैं, दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम एक दूसरे से धीरे धीरे अलग होने लगते हैं। फिर डाइकाइनेसिस में काफी अलग हो जाते हैं एंड देन उसके बाद तो आपका मेटाफेज एक लाइन में आ जाते हैं, मेटाफेज प्लेट में। एनाफेज में ये दोनों होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होने लगते हैं, लेकिन पूरी तरीके से सेपरेट नहीं होते, टीलोफेज में पूरी तरीके से सेपरेट हो जाते हैं। तो ये पूरा पूरा आपका मियोसिस 1 है। तो सिंपल पूछा है आपसे क्वेश्चन कि बाइवेलेंट ऑफ मियोसिस 1 उसमें कैसा होता है। देखिए लिखा है 2 क्रोमैटिड्स, यहाँ पे देखो कितने क्रोमैटिड दिख रहे हैं, बाइवेलेंट में आपको 2 होमोलॉगस क्रोमोसोम है, तो क्रोमैटिड कितने। अब क्रोमैटिड क्या होता है वो समझा दूं। मान लीजिए यही आपका क्रोमोसोम, इस पूरे क्रोमोसोम को, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है, ठीक है, कौन सा, इतना हिस्सा, ये पूरा क्रोमोसोम 1 है, ये दूसरा क्रोमोसोम है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर 1 ये 2, ठीक है। अब देखिए क्रोमोसोम एक दूसरे के लिए, ब्लू एक दूसरे के लिए क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड है, क्या है, सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। यानी ये एक क्रोमैटिड है, ये दूसरा क्रोमैटिड है, ये तीसरा क्रोमैटिड है, ये चौथा क्रोमैटिड, यानी कि पहला और दूसरा फॉर दिस पर्टिकुलर क्रोमोसोम। तो ये दोनों भी एक दूसरे के लिए सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं। लेकिन अगर ब्लू और पर्पल की बात किया जाए तो ये दोनों एक दूसरे के लिए नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है, क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स, ठीक है। कितने सेंट्रोमियर हैं आपको दिख रहा है, यहाँ 2 क्रोमोसोम है तो 1 सेंट्रोमियर तो इसके पास होगा और 1 सेंट्रोमियर तो इसके पास होगा, तो टोटल आपके पास 2 सेंट्रोमियर्स हो गए और 4 आपके पास क्रोमैटिड्स हो गए, 1 2 3 4 क्रोमैटिड्स, देखिए 4 क्रोमैटिड्स एंड 2 सेंट्रोमियर विल बी योर करेक्ट आंसर। तो 6 का हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सेल्स विच आर नॉट डिवाइडिंग आर लाइकली टू बी एट, सेल्स जो डिवाइड नहीं करते वो किस में रहते हैं। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सेल डिवीजन क्या है, या सेल्स कौन सी सेल्स है जो डिवाइड नहीं करती। तो सेल डिवीजन जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब में होता है। इसमें बेसिकली सेल जो है अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है, जो भी फर्दर ऑन चीजें होनी है, चाहे डीएनए डुप्लीकेशन हो, चाहे ग्रोथ हो रहा हो, चाहे उसका मल्टीप्लिकेशन हो, हर चीज के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करती रहती है। जैसे यहाँ पे कुछ 4 स्टेजेस होते हैं, G1 स्टेज, S स्टेज, G2 स्टेज एंड देन M स्टेज, ठीक है। जो G1 M स्टेज आपका 1 आवर का होता है, टोटल आपका 24 आवर का पूरा काम होता है। G1 और G2 दोनों ही गैप फेज है, क्या नाम है, गैप फेज। और जो एस है इसका नाम है सिंथेसिस फेज, सिंथेसिस फेज। जो एम फेज है इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेशन फेज, इसमें ही मियोसिस माइटोसिस जो भी हो रहा होता है वो इसमें ही हो रहा होता है,
ठीक है। सेल डिवीजन बेसिकली आपका एम फेज में होता है। अब देखिए G1, अब S में आपका डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, तो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो भी प्रोटीन की जरूरत होगी उसका फॉर्मेशन हो जाएगा G1 स्टेज में, और मल्टीप्लीकेशन के लिए जो भी प्रोटीन की जरूरत है उसका वो प्रोटीन्स जो है वो प्रिपेयर हो जाती है G2 स्टेज में। ठीक है, तो इस तरीके से G1 और G2 यानी कि बेसिकली G1 और G2 दोनों में ग्रोथ बराबर हो रहा होता है। ठीक है, अब कुछ ऐसी सेल्स है जिनमें डिवीजन ही नहीं होता। ठीक है, वो सेल्स कौन सी हैं? जैसे आपकी हार्ट सेल्स एक बार बन गई दोबारा डिवाइड नहीं हो रही। न्यूरॉन सेल्स, ठीक है, दूसरी है न्यूरॉन सेल्स। आपने देखा होगा जैसे जैसे लोग बूढ़े होते जाते हैं उनकी मेमोरी पावर धीरे धीरे जो है वो डाउन होने लगती है। क्यों? क्योंकि न्यूरॉन सेल्स एक बार जितनी डिवाइड हो गई, बचपन में एक बार जितनी डिवाइड हो गई उतनी की उतनी ही रह जाती हैं। फिर धीरे धीरे जो है एज द एज ग्रोज, एज वी ग्रोज, तो ये जो न्यूरॉन सेल्स है अपने आप वो उनका एक लाइफ टाइम है, डेड हो जाती है, खत्म हो जाती है, फिर वो न्यूरॉन सेल्स बनती नहीं है। सेम विद द हार्ट सेल्स। ठीक है, इसलिए ये दोनों चीजें जो है ज्यादातर खराब हो जाती हैं बुढ़ापा में। ठीक है, तो ये दोनों जो है ऐसी ही हमारी नॉर्मल जो कुछ ऐसी सेल्स और नॉर्मल भी हैं जो किसी एक समय पे डिवाइड नहीं करती, और वो समय होता है G0 फेज, जो यहाँ पे लिखा है G0। इस G0 फेज को हम क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्विसेंट स्टेज। क्विसेंट स्टेज पूछा जा सकता है। क्विसेंट स्टेज ऑफ सेल डिवीजन इज आल्सो नोन एज, तो आपका आंसर होगा G0। ठीक है, G0 में क्या है? जीरो ग्रोथ हो रही है, कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही, इसलिए इसको क्विसेंट स्टेज कहा जा रहा है। ठीक है, G0 के टाइम पे सेल जो है बहुत इनएक्टिव होती है, सेल्स बहुत इनएक्टिव होती है। G1 और G2 में सेल्स एक्टिव होती है। ठीक है, S में तो कुछ ज्यादा ही एक्टिव होती है, इसलिए यहाँ रेप्लिकेशन चल रहा होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। तो आंसर आपका 7 का आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द इवेंट्स लिस्टेड बिलो इज नॉट ऑब्जर्व ड्यूरिंग माइटोसिस? माइटोसिस में क्या चीज ऑब्जर्व नहीं की जा सकती? क्रोमैटिन कंडेंसेशन मिल जाएगा आपको प्रोफेज के टाइम पे। ठीक है, मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टू ऑपोजिट पोल डेफिनेटली मिलेगा आपका। ये जिस टाइम पे ये जो जब मेटाफेज प्लेट बन रहा होता है उस टाइम पे क्या है, जो सेंट्रियोल्स होता है वो डिवाइड होके आपका एनिमल सेल में ये काम होता है, प्लांट सेल में तो होता ही नहीं है। तो एनिमल सेल में ये साइड साइड में आ रहे होते हैं, पोल की तरफ आते हैं, और फिर पोल से वो स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट करते हैं। स्पिंडल फाइबर्स आते हैं आपके काइनेटोकोर से, यानी कि जो क्रोमोसोम है उसके काइनेटोकोर यानी कि सेंट्रोमियर के पास आके कनेक्ट हो जाते हैं, और फिर उसको पीछे की तरफ खींचते हैं। ठीक है, तो जब उसको पीछे की तरफ खींचेंगे तो क्या होगा, आपका जो क्रोमोसोम है, मान लीजिए क्रोमोसोम है, तो जब इधर से स्पिंडल फाइबर इधर लगा और इधर से स्पिंडल फाइबर इधर लगा, तो जब दोनों इस तरफ एक दूसरे के ऑपोजिट खींचेंगे तो क्या होगा, बीच में से जहां से सेंट्रोमियर बीच में से ये डिवाइड हो जाएगा और ये इस तरीके का सेल बना देगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ, और इस तरीके से क्रोमोसोम जो इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा। ये काम हो रहा होता है एनाफेज के टाइम पे। ठीक है, तो ये जो आपको माइटोसिस में दिखता है, ये भी दिख रहा है, ये भी दिख रहा है। अपीयरेंस ऑफ क्रोमोसोम विद टू क्रोमैटिड्स जॉइंड टुगेदर एट सेंट्रोम में, ये भी दिखता है आपको, मेटाफेज प्लेट में आपको दिख ही रहा है। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर नहीं दिखता, ये आपको दिखता है मियोसिस में। माइटोसिस में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता। माइटोसिस में सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, सिनेप्सिस, क्रॉसिंग ओवर, प्लाज्मेटा, होमोलोगस क्रोमोसोम कुछ भी नहीं पाया जाता। तो 8 का डी आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट मियोसिस। मियोसिस के लिए कोई रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, अभी जस्ट बताया, होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग तो होती है। ठीक है, कैसे नहीं, अगर नहीं होगी तो सिनेप्सिस कैसे होगा, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स कैसे बनेगा, कियास्मा का फॉर्मेशन कैसे बनेगा? तो होमोलोगस क्रोमोसोम तो की पेयरिंग तो होती है। 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म्ड, जब एक बार एक सेल है, ठीक है, एक सेल में जब मियोसिस होता है ना, तो मियोसिस का जो प्रोडक्ट है, जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमेशा 4 सेल का ही होता है, और चारों जो होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है, ये डिप्लॉइड से आपका हैप्लॉइड, डिप्लॉइड से आपका क्या बनता है, पहले हैप्लॉइड और फिर हैप्लॉइड से आपका इस तरीके से। तो डिप्लॉइड से यानी कि एक सेल से आपका बन जाएगा 2 सेल, फिर इन 2 सेल से बन जाएंगे टोटल आपके 4 सेल्स। तो इस तरीके से 4 हैप्लॉइड सेल्स भी बनते हैं। At the end of meiosis, the number of chromosomes are reduced to half. Yes, that is what I'm saying. कि यहाँ पे जो आपका 2n है, 2n से डिप्लॉइड से आपका बन जाएगा हैप्लॉइड, यही वो बोल रहे हैं। 2 साइकिल्स ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स, नहीं, डीएनए रेप्लिकेशन 2 साइकिल क्यों होगा भाई? आपका ये जो मियोसिस है वो किस स्टेज में हो रहा है? एम फेज में हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन कौन सी फेज में होता है? एस फेज में होता है। तो मियोसिस हो रहा है चाहे माइटोसिस हो रहा है, उसका इससे क्या लेना देना? एस फेज तो आपका एक ही बार होगा, डीएनए रेप्लिकेशन आपका एक ही बार होगा। ठीक है, तो डीएनए रेप्लिकेशन जस्ट 1 साइकिल होता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट द मियोसिस। ठीक है,
लास्ट क्वेश्चन 10th, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट G1 फेज। G1 फेज के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शंस हैं, सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ठीक है, सेल इनएक्टिव होता है क्या। दूसरा है डीएनए इन द सेल्स डज नॉट रेप्लिकेट, ठीक है। तीसरा, इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स, एंड द फोर्थ वन इज सेल स्टॉप्स ग्रोइंग। एक करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। तो करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी चीजें इनएक्टिव नहीं, एक्टिव होती हैं जीवन फेज के टाइम पे। आपको बताया है, इट इज नॉट अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, इट इज अ फेज ऑफ सिंथेसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल, बन रहा होता है। सेल स्टॉप्स ग्रोइंग नहीं, सेल इसमें लगातार ग्रो करता रहता है, इसका नाम ही है ग्रोथ फेज, गैप फेज, इसका नाम ही है। डीएनए इन द सेल डज नॉट रेप्लिकेट, जीवन फेज में तो डीएनए बिल्कुल भी रेप्लिकेट नहीं करता। सो 10 का बी विल बी योर करेक्ट आंसर। अगर यहाँ पे लिखा होता, अगर पूछा जाता है कि ये किस में होता है, तो आप बता सकते हो कि ये एस फेज में होता है, सिंथेसिस फेज में होता है, जैसे यहाँ पे आपको लिखा भी हुआ है, डीएनए रेप्लिकेशन। So with this, chapter number 10 is complete. So thank you and bye bye.